सभी को नमस्कार। और जीएस यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर, मैनेजिंग डायरेक्टर सीआईएस कैंपस, जीएस यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले टॉपिक में अक्षांश और देशांतर का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उसी टॉपिक के दूसरे खंड को प्रारंभ करेंगे एवं इस टॉपिक को संपूर्ण करेंगे। और इसमें हम कुछ प्रधान शब्दावलियाँ, की टर्मिनोलॉजीज़, जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में यह होती क्या है। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस करा था कि पृथ्वी पर कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन काल्पनिक रेखाओं का क्या क्या योगदान रहता है पृथ्वी की गणना में एवं पृथ्वी पर किसी स्थान को ज्ञात करने में। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रधान शब्दावलियों में जो प्रथम शब्दावली हम लोगों के समक्ष आती है उसका नाम है अक्ष। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप लोग क्लिक करके अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या बहुत साधारण रूप में उसको सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अक्ष क्या है? तो यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो उत्तरी सिरा है हमने उसको बोला उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और जो दक्षिणी बिंदु है हमने उसको बोला दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल। अच्छा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यह क्या बोले जाते हैं? संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को संदर्भ बिंदु बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और इन दोनों रेफरेंस पॉइंट को मिलाते हुए पृथ्वी के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची गई है। इन दोनों को मिलाते हुए और पृथ्वी के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है अक्ष, एक्सिस। इसको ऐसे समझिए, ये ग्लोब है हमारे पास। अच्छा, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे जो वस्तु स्थिति आप देख रहे हैं उसके अनुसार इन दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को, बीच में एक रॉड डाली गई है लोहे की, उसके माध्यम से जोड़ा गया है। तो इस ग्लोब का जो अक्ष है वह रॉड है जो इसके बीच में डाली गई है और उसने दोनों को यहाँ पे जोड़ रखा है। देख रहे हैं ना आप लोग, पेच कसे हुए। तो इस ग्लोब का जो अक्ष है वो इसके मध्य में रॉड है और वह रॉड इस ग्लोब के केंद्र में से होकर निकल रही है। ठीक उसी प्रकार से माना गया है कि काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर निकल रही है और उसको बोला गया है अक्ष। ठीक है। अब इस अक्ष की लंबाई कितनी है? तो हम इस अक्ष की लंबाई को दो भागों में देखेंगे। तो इस अक्ष की जो लंबाई है वह है 6357 केंद्र से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और ठीक उसी प्रकार फिर आगे बढ़ जाइए, 6357 केंद्र से लेकर दक्षिण ध्रुव तक। तो यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 12,714 किलोमीटर। तो अक्ष की लंबाई कितनी है? 12,714 किलोमीटर। अच्छा, अक्ष की लंबाई को ही पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास या आधे भाग को पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या माना गया है। मैं रिपीट करता हूँ, केंद्र से लेकर उत्तरी ध्रुव या केंद्र से लेकर दक्षिण ध्रुव, इन दोनों में से कोई एक पोर्शन आप ले लीजिए। तो पहले हम पता करेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6,357 किलोमीटर केंद्र से लेकर ध्रुव तक। और ये कौन सी त्रिज्या है? यह ध्रुवीय त्रिज्या है।
पोलर रेडियस, पोलर रेडियस, 3 प्रकार की रेडियस काम करती है पृथ्वी पर। तो त्रिज्या क्या होती है? किसी गोले की आधी लंबाई। केंद्र से होकर जब हम किसी गोले की पूरी लंबाई को मापते हैं तो उस लंबाई में जो उसकी आधी लंबाई होती है हम उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है 6357 या 6357 किलोमीटर। हमने इसको ध्रुवीय त्रिज्या, पोलर रेडियस बोला। अब हमने इन दोनों को जब मिला दिया तो ये कुल आंकड़ा आता है 12,714 किलोमीटर, और हम इसको बोलते हैं पृथ्वी का व्यास, डायमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, और ये 12,714 किलोमीटर ही अक्ष की लंबाई है। और अक्ष क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। तो हम रिपीट करते हैं, अक्ष काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के केंद्र से होते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ती है। पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है वह है 6357 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह है 12,714 किलोमीटर। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई और हमने इसको बोला विषुवत रेखा। इक्वेटर। अच्छा, इसी विषुवत रेखा को भू मध्य रेखा भी कहा गया। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक समान हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक समान है, और ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में है, जिसका मान रखा गया है 0 डिग्री। ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में जिसका मान रखा गया है 0 डिग्री। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जिसे हम पृथ्वी की विषुवतीय परिधि, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस भी कहते हैं। मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। पहले बिल्कुल अक्ष पर आ जाते हैं। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र में से होते हुए पृथ्वी के उत्तरी पॉइंट, संदर्भ बिंदु, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ती है। अब जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपस में मिल जाते हैं तो उनके ठीक बीचों बीच, दोनों के ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट लेकर पृथ्वी के चारों ओर एक गोला खींचा जाता है, जिसे हम बोलते हैं परिधि। और ये बीच में खींची गई है, इसलिए इसको विषुवतीय परिधि बोलते हैं, क्योंकि जो रेखा खींची गई है उसका नाम है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। और उसको मान कर पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बनाया गया, जिसे हमने बोला गया विषुवतीय परिधि, और इस घेरे की कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब विषुवतीय परिधि खींच दी गई तो जो ऊपर का भाग बचा और जो नीचे का भाग बचा, अर्थात अब पृथ्वी पर 2 गोलार्ध बने। तो विषुवतीय रेखा ने पृथ्वी पर 2 गोलार्ध बनाए, और ऊपर के गोलार्ध को बोला गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को बोला गया दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी पूरा एक गोला है और विषुवत रेखा ने इसको 2 भागों में विभाजित करा। तो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर स्थित भाग को बोला गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर स्थित भाग को बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यह दोनों ही गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही क्षैतिज गोलार्ध,
हॉरिजॉन्टल हेमिस्फीयर के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर कुल 4 गोलार्ध मिलते हैं और 2 गोलार्ध क्षैतिज रूप में और 2 गोलार्ध ऊर्ध्वाधर रूप में। ऊर्ध्वाधर वालों को अभी हम देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का बनना विषुवतीय रेखा पर निर्भर करता है। विषुवतीय रेखा भूमध्य रेखा है, अर्थात भूमि के मध्य में एक रेखा खींची गई है और यह रेखा परिधि के रूप में, परिधि की लंबाई है 40,75 किलोमीटर और इस रेखा के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करा गया, जिसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे चलते हैं। आगे आइए। हमने अक्षांश और देशांतर में पढ़ा था कि पृथ्वी के मध्य में ऊपरी सतह से पृथ्वी के मध्य में ठीक मध्य में सतह से होते हुए, केंद्र से होते हुए नहीं, सतह से होते हुए एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है प्रमुख याम्योत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन और इसके ठीक पीछे एक और रेखा खींची गई है जो है 180 डिग्री का देशांतर और दोनों देशांतर मिलकर पृथ्वी पर एक वृत्त बनाते हैं, उसको बोलते हैं ध्रुवीय परिधि। ध्रुवीय परिधि। देखिए, विषुवतीय परिधि, पृथ्वी के मध्य में एक रेखा खींची गई, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाकर खींची गई और इसके आधार पर पृथ्वी 2 गोलार्ध में विभाजित हुई, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यह दोनों गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध का उदाहरण है। इसके साथ ही जो प्रमुख देशांतर रेखा खींची गई और उसके साथ जो पीछे 180 डिग्री की देशांतर रेखा खींची गई, यह दोनों मिलकर भी पृथ्वी पर एक वृत्त बनाते हैं और हम इसको बोलते हैं पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। और इस ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई थी वो लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका था मैं, 40,008 किलोमीटर। और इस ध्रुवीय परिधि के आधार पर पृथ्वी को पुनः 2 गोलार्धों में विभाजित करा गया, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर एवं पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये दोनों गोलार्ध ही ऊर्ध्वाधर गोलार्ध के उदाहरण हैं। अब हम रिकनेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को आपस में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर निकली है और उत्तरी बिंदु, संदर्भी बिंदु, दक्षिणी संदर्भी बिंदु अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ती है और इसका नाम है अक्ष। अक्ष की कुल लंबाई है 12,700 किलोमीटर और अक्ष की आधी लंबाई को पृथ्वी के केंद्र से उत्तर की ओर, पृथ्वी के केंद्र से दक्षिण की ओर की लंबाई है 6,357 किलोमीटर और यही पृथ्वी की त्रिज्या बनाती है। अक्ष की लंबाई ही पृथ्वी का व्यास भी है, अर्थात पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी के अक्ष की लंबाई दोनों एक समान है। और अक्ष ने जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ा तो उन्हें संदर्भित बिंदु बोला गया। संदर्भित बिंदु के आधार पर पृथ्वी के ठीक मध्य में एक रेखा खींची गई जो कि पृथ्वी के चारों एक वृत्त बनाती है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करा गया, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, और दोनों ही गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री की प्रधान मध्याह्न रेखा खींची गई जिसको प्राइम मेरिडियन बोला गया और उसके ठीक पीछे जब हमने देशांतर पढ़े थे तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा खींची गई और जब दोनों को आपस में कनेक्ट करा गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि बनती है और उस ध्रुवीय परिधि की लंबाई है 40,008 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी की विषुवतीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में दोनों में 67 किलोमीटर का अंतर है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि पृथ्वी की आकृति एक पूर्ण गोलार्ध के रूप में न होकर एक भू आब है, जियोइड है, जिसके अंतर्गत वह अपने ध्रुवों पर थोड़ी पतली चपटी हुई है और मध्य से थोड़ी फूली हुई है।
तो पृथ्वी की विषुवत परिधि और ध्रुवीय परिधि में 67 किलोमीटर का अंतर है और ध्रुवीय परिधि के आधार पर पुनः पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करा गया, जिसमें से एक को बोला गया पूर्वी गोलार्ध और एक को बोला गया पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ऊर्ध्वाधर गोलार्ध के उदाहरण हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। राइट, आगे देखिए। ध्यान से देखना है इसको, केवल समझना है। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं लिंक के माध्यम से, आपको बस फिर उनको कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव कर लेना है। अक्ष, विषुवत रेखा, यह आदर्श स्थिति है। आपने जब भी कभी पृथ्वी रखी हुई देखी होगी तो सीधी ना देख के टेढ़ी रखी हुई देखी होगी। स्टैंड चैप्टर बिल्कुल रखा है और पृथ्वी सदैव आपको टेढ़ी दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। किधर झुकी हुई है? यह दिशा है पूर्व की और यह दिशा है पश्चिम की। अब पृथ्वी का जो अक्ष है, यह पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है और किधर झुकी हुई है? पश्चिम दिशा में। सॉरी, यह है वास्तविक अक्ष की स्थिति, एक्सिस। और जो झुकाव का कोण है वह है 23.5। जो झुकाव का कोण है वह है 23.5। अगर अक्ष झुका हुआ है तो विषुवत रेखा भी झुकेगी और ये भी कुछ ऐसे हो जाती है। देखिए, अगर पृथ्वी ऐसे रहती बिना झुकी हुई तो यह विषुवत रेखा, क्योंकि अक्ष में बिल्कुल सीधा खड़ा है। अभी अक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा है तो विषुवत रेखा ही बिल्कुल चपटी है, प्लेन। अब अक्ष गया झुक तो विषुवत रेखा भी झुकेगी। तो ये इसका सबसे निचला बिंदु हो गया जब पृथ्वी घूर्णन करेगी, और ये इसका सबसे उच्च बिंदु हो गया विषुवत रेखा का। तो यह कोण कितना है? 23.5। तो वास्तव में यह कोण था 90 डिग्री का, लेकिन अब ये वाला जो कोण आ रहा है ये आ गया 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। 23.5 और 66.5 डिग्री। आदर्श स्थिति में यह कोण रहता 90 डिग्री का। इसलिए बोलते हैं कि अक्ष का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी की कक्षा पर कोण कितना है? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन आता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी की कक्षा का कोण कितना है? 66.5 डिग्री। और पृथ्वी पर अक्ष के झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर जीवन है। केवल और केवल हल्का सा स्लाइड झुकाव होने के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। अगर ये झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी नहीं होती। इस झुकाव के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे आती है, यह हम तब देखेंगे जब हम पृथ्वी की गतियों से संबंधित अपना लेक्चर मैं आपको दूंगा। अर्थात पृथ्वी की गतियों का पार्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि केवल इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। यदि यह झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं आ पाता। तो पृथ्वी की कक्षा का झुकाव है
66, पृथ्वी का उसकी कक्षा पर झुकाव है 66.5 डिग्री और पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है 23.5 डिग्री और जो झुकाव है वह पश्चिम दिशा की ओर है। तो देखिए पृथ्वी की घूर्णन दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी की परिक्रमा दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर और पृथ्वी का झुकाव भी पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा पृथ्वी को प्रिय है। इस बात को ऐसे ध्यान रखिएगा। हमने अक्ष की लंबाई देख ली कितनी है, अक्ष की काल्पनिक रेखा देख ली। अब पृथ्वी झुकी तो विषुवत रेखा भी झुकेगी। तो विषुवत रेखा जब झुकी तो यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींच दी जो इसका न्यूनतम बिंदु था जहाँ तक वो झुक सकती थी और हमने इसको बोला मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो इसका उच्चतम बिंदु हमको प्राप्त हुआ झुकाव के कारण विषुवत रेखा का, वहाँ से भी हमने एक सीधी रेखा खींच दी पृथ्वी पर और हमने इसको बोला कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। अक्ष झुका हुआ है 23.5 डिग्री, उसके कारण पृथ्वी का झुकाव अपनी जो कक्षा पे आता है वो 66.5 डिग्री का आता है, अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री का आता है। और इस कारण से जब विषुवत रेखा भी ऊपर और नीचे की ओर उठती है तो हमने जो प्लेन सीधी रेखाएं खींची उनका नाम आया कर्क रेखा और मकर रेखा। चूँकि अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ था इसलिए विषुवत रेखा भी 23.5 डिग्री झुकी, इसलिए इन दोनों ही रेखाओं का मान 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण है, साउथ। इस प्रकार से यह दोनों रेखाएं खींची गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, और तो कोई टॉपिक रह नहीं है, हाँ पृथ्वी की त्रिज्या रह गई है। तो पृथ्वी की अक्षीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर, पृथ्वी की औसत त्रिज्या है, औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी का व्यास त्रिज्या का गुणा 2, इस प्रकार से पृथ्वी का व्यास निकल के आएगा। और पृथ्वी की जो ध्रुवीय त्रिज्या है, पृथ्वी की जो विषुवतीय त्रिज्या है ये वाली, ये है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से पृथ्वी का विषुवतीय व्यास निकल कर आ जाएगा। तो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या और विषुवतीय त्रिज्या का अंतर भी इस बात को सिद्ध करता है कि पृथ्वी एक आदर्श गोलाकार आकृति के रूप में नहीं है, और जिस आकृति के रूप में है हम उसको बोलते हैं भूभाग, जियोइड। तो आज हमने देखा अक्ष क्या है, पृथ्वी पे कितने प्रकार के गोलार्ध हैं, हम उसको पूरा रिपीट करते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर निकलती है और जिसकी कुल लंबाई 12,714 किलोमीटर है उसको हम बोलते हैं अक्ष। अक्ष 23.5 डिग्री पर पश्चिम की ओर झुका हुआ है। अक्ष के आधार पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जुड़ते हैं और इनके ठीक बीच में एक रेखा खींची गई जिसको बोला गया विषुवतीय रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, और ये दोनों ही क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। इसके साथ ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी की सतह पर एक आधा वक्र खींचा गया और जिसको बोला गया प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, और इसके ठीक पीछे की ओर 180 डिग्री की देशांतर रेखा थी। दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी पर एक वृत्त बनाती है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, और इस ध्रुवीय परिधि की लंबाई है 40,008 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय परिधि की लंबाई है 40,075 किलोमीटर। और इसके आधार पर, ध्रुवीय परिधि के आधार पर हम पुनः पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध।
पृथ्वी का अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री पश्चिम की ओर है, इसलिए विषुवत रेखा भी झुकी। तो विषुवत रेखा के झुकाव का न्यूनतम बिंदु से एक सीधी रेखा खींची गई, इसको हमने बोला मकर रेखा। और विषुवत रेखा के उच्चतम बिंदु से एक सीधी रेखा खींची गई, हमने इसको बोला कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आज के लिए इस टॉपिक के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी पर समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।